Hi, all my class 12 students. I am Shomina Dotto welcoming you to my YouTube classes. आज का जो मैटर हम लोग शुरू करेंगे दैट इज़ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. हम लोग रिटायरमेंट का मतलब क्या है पहले ये जान लें कि सोचो अगर 3 पार्टनर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं XYZ या वॉट एवर द नेम, उसमें से एक पार्टनर तय किया कि ही वांट टू क्विट द बिजनेस, मतलब वो छोड़ना चाहता है या रिटायर करना चाहता है ड्यू टू मेनी फैक्टर्स. उस फैक्टर्स इज नॉट दोज दैट इम्पॉर्टेंट इन आवर डिस्कशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट कि एक जन छोड़ के जा रहा है बिजनेस. तो हम लोग लास्ट केस में क्या देखा था एडमिशन में कि एक जन बिजनेस में आ रहा है, और इस केस में हम लोग क्या देखेंगे एक जन बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस से छोड़ के जा रहा है. अब सवाल ये उठता है कि हम लोग एडमिशन में जैसे देखे थे कि जस्ट बिफोर द वन पार्टनर एंटर इनटू द बिजनेस एक रिवैल्यूएशन होता था जो ओल्ड पार्टनर्स लोग करते थे. इधर भी हम लोग देखेंगे कि एक पार्टनर जब छोड़ के जाएंगे बिजनेस उसके पहले कुछ रिवैल्यूएशन देयर मे बी सम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और मे नॉट बी. अगर होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो फिर उसके लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ेगा इन द सेम मैनर द वे वी हैव डन इन केस ऑफ एडमिशन. एक सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ेगा. इफेक्ट विल बी सेम. एसेट्स बढ़ने से बाई साइड में होगा, लाइबिलिटी बढ़ने से टू साइड में होगा. द वे विल बी सेम, द प्रोसीजर विल बी सेम. द ओनली डिफरेंस विल बी जो भी प्रॉफिट या लॉस इधर से जनरेट होगा इस रिवैल्यूएशन अकाउंट से दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स. इधर जो भी लोग हैं तीनों पार्टनर्स के बीच, अगर 3 पार्टनर है, अगर 4 पार्टनर है तो चारों पार्टनर्स के बीच ये डिस्ट्रीब्यूट होगा. इसके बाद एज यूजुअल हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर के ही बनाएंगे. हम लोग जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है नॉर्मल ट्रीटमेंट कैपिटल बैलेंस दिखेंगे. इधर एक चीज़ और बता दें कि अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स रह जाएगा या बैलेंस शीट में कोई लॉस रह जाएगा, कोई प्रॉफिट रह जाएगा, ये सबको ऑल पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन द ओल्ड रेशियो. दिस ऑल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस गिवन ऑलरेडी इन द बैलेंस शीट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ऑल पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो. उसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट में सब ट्रीटमेंट करने के बाद अल्टीमेटली इधर क्या होगा कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहे हैं उसके लिए 2 ट्रीटमेंट होता है. आइदर उसको पेमेंट कर दिया जाएगा या उसका नाम पे एक लोन रेज कर दिया जाएगा. अगर पेमेंट कर दिया जाएगा तो सामने बोल देगा कि इतना पेमेंट हो गया तो हम लोग पेमेंट कर देंगे, तो उसका नाम पे कोई लोन रेज नहीं होगा. और अगर पेमेंट नहीं किया जा रहा है तो उसका नाम पे एक लोन रेज होगा जो कि हम लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे. सोचो अगर एक्स रिटायर कर रहे हैं तो 2 बैलेंस शीट जैसे हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखते थे एक्स की जगह लिखेंगे 2x लोन अकाउंट, और यही x लोन अकाउंट बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी हो गया क्योंकि बाद में कभी ना कभी ये पैसा देना पड़ेगा एक्स को, तो फिर ये लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा. अबव ऑल दिस थिंग्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम लोग एडमिशन के टाइम में देखे थे, इधर भी हम लोग को जज करना पड़ेगा, दैट इज़ गुडविल ट्रीटमेंट. गुडविल ट्रीटमेंट का ढेर सारा केसेस हम लोग देखे थे इन केस ऑफ एडमिशन, बट इधर गुडविल ट्रीटमेंट का एक ही मात्र केस को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे. और ये एक ही मात्र केस आता है गुडविल का कि ये जो रिटायरमेंट हो रहा है, रिटायरमेंट के टाइम एक पार्टनर जब रिटायर होकर बिजनेस छोड़ के जाता है तो फिर बिजनेस से उसका जितना भी क्लेम बनता है वो सब लेके चला जाता है. सिंपल बात है. तो ना क्वेश्चन इज एक गुडविल अगर कंपनी का है ऑलरेडी, अगर कुछ गुडविल है बिजनेस का तो उस गुडविल का भी एक पार्ट वो लेके जाएगा. एज सिंपल एज दैट. तो पहले हम लोग को जो निकालना पड़ेगा कि टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल दिया हो रहेगा सामने, तो उस हिसाब से रिटायरिंग पार्टनर का क्या शेयर बनता है. तो ये हम लोग को मालूम है कैसे कैलकुलेट करता है. इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल एंड द शेयर्स फॉर विच दैट रिटायरिंग पार्टनर एग्जिस्ट इन द बिजनेस. जितना शेयर उसको मिल रहा था उस बेसिस पे और टोटल गुडविल के बेसिस पे. सोचो अगर किसी शेयर होल्डर को 1/3 शेयर मिल रहा था, अगर रिटायरिंग पार्टनर को 1/3 शेयर मिल रहा था और अगर गुडविल का वैल्यू है 24,000 तो 24,000 इंटू 1/3 करने से उसका शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा जो उसको मिलना चाहिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. अब सवाल ये उठते कि ये जो 8,000 का जो गुडविल वैल्यूएशन आया, सो वॉट एवर द कैलकुलेशन विल कम, द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. मतलब XYZ में से अगर Y जा रहा है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन रह गया, X एंड Z. अगर XYZ में से Y इज रिटायरिंग तो बाकी एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन रह गया, X और Z. ये X और Z ये जो गुडविल का जो शेयर होगा Z का Y का, ये बियर करेगा इन द आइदर इन द ओल्ड रेशियो और इन द गेनिंग रेशियो. मैंने नोट्स में लिखाया था इधर दो कंसेप्ट वो सेम एज दैट ऑफ द एडमिशन. जैसे एडमिशन में हम लोग केस नंबर 3 को डिस्कस किए थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर एंड देन दैट विल बी पास्ड. फॉर दैट अ कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री नीड टू बी पास्ड, जिसमें हम लोग क्या करेंगे Z को अगर
जेड अगर वाई रिटायर हो रहा है तो वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे और एक्स और जेड को हम लोग डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इधर करंट अकाउंट से इफेक्टेड नहीं होगा, इधर ऑल द थिंग विल बी डन थ्रू द कैपिटल अकाउंट। और रेशियो क्या होगा, आइदर ओल्ड रेशियो, अगर कोई नया रेशियो नहीं दिया हुआ है आफ्टर रिटायरमेंट, और अगर नया रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग एक गेनिंग रेशियो निकालेंगे, उस गेनिंग रेशियो के अनुसार हम लोग उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम सम करने के टाइम डिस्कस करेंगे, दोनों केसेस डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे अगर रेशियो में चेंजेस होता है तो गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा, और अगर कोई रेशियो में चेंजेस नहीं हो रहा है आफ्टर रिटायरमेंट तो ओल्ड रेशियो में कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, द वे वी हैव डन इन केस ऑफ एडमिशन। और गेनिंग रेशियो का कंसेप्ट क्या है, जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वैसे ही गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब गेनिंग रेशियो का कंसेप्ट थोड़ा बहुत बता दें। जैसे हम लोग देखा था कि एक नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो ओल्ड पार्टनर्स को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता था, इसीलिए जो भी प्रीमियम नया पार्टनर लेके आता था वो डिस्ट्रीब्यूट होता था एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में अकॉर्डिंग टू द सैक्रिफाइस दे हैव डन फॉर द न्यू पार्टनर। नाउ कम बैक टू द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में एक जन पार्टनर छोड़ के जा रहा है अपना शेयर, तो डेफिनेटली वो शेयर किसी न किसी को मिलेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर में से मिलेगा, क्योंकि अगर एक जगह खाली हो रहा है तो वो जगह डेफिनेटली बाकी लोग ले लेगा, तो फिर बाकी लोग गेन कर रहे हैं। सिंपल बात है, इधर एग्जिस्टिंग पार्टनर इज गेनिंग सम शेयर्स, तो जो जितना गेन करेगा वो उतना शेयर रिटायरिंग पार्टनर को देगा, एज सिंपल एज दैट। जो जितना गेन करेगा वो उतना अपना में से शेयर्स देगा, गुडविल का शेयर देगा रिटायरिंग पार्टनर को। यही है गेनिंग रेशियो का कंसेप्ट। अगर गेनिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, अगर रिटायरमेंट के बाद कोई नया रेशियो का मेंशन किया होने समय, तो ओल्ड रेशियो में ही हम लोग इसको बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम सम करने के टाइम जरूर दिखाएंगे, बट बिफोर दैट आई टेल यू वन थिंग। हमने एक व्हाट्सएप में नोट्स भेजा था, आई होप वो नोट्स आपके पास अभी भी बगल में होगा। विदाउट दैट नोट्स, विदाउट दैट प्रिपरेशन ऑफ नोट्स यू कैनॉट गो थ्रू दिस सम्स, बिकॉज आपके पास वो नोट्स होना जरूरी है और बार बार वो नोट्स को पढ़ना पड़ेगा। एडमिशन रिटायरमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ISC, CBSE, वॉट एवर द कोर्स, वेस्ट बंगाल बोर्ड, कोई भी कोर्स के लिए ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, और ये सब नोट्स अगर नहीं रखेंगे तो ये नहीं होने वाला है। तो चले एक बार चलते देखते, कुछ सम हम लोगों को करके दिखाएंगे कि कैसे होता है, उसके बाद आप लोगों का ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग सम नंबर 31 को देख रहे हैं इधर स्क्रीन पे। सम नंबर 31 एडमिशन का, इसमें दिया हुआ है कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर्स 2:1:1। बैलेंस शीट एक तो दिया हुआ है, बैलेंस शीट में गौर कीजिएगा, एक PL अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी एसेट साइड में, मतलब इट्स लॉस। और कनिका रिटायर्ड, मतलब इधर पहला पार्टनर जो है वो रिटायर किया, और उसका जो भी कैलकुलेशन है रिवैल्यूएशन हो रहा है इधर। और लास्ट पॉइंट नंबर D देखिए, समय दिया हुआ है, द अमाउंट पेएबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, मतलब इधर कनिका जो रिटायर कर रहा है उसको पेमेंट नहीं किया जा रहा है, उसके नाम पे एक लोन रेस किया जा रहा है। तो ये सब हम लोग अभी हम करके दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे क्या होता है, कैसे एडमिशन का शुरुआत किया जाएगा और कैसे रिवैल्यूएशन ड्रॉ किया जाएगा एंड ऑल दिस थिंग्स। आई होप इट्स क्लियर। अब चलते हैं सॉल्यूशन देखने। सब में दिया हुआ है रिवैल्यूएशन, पहले फिक्स्ड एसेट्स हैव टू बी इंक्रीज टू 3 लाख। फिक्स्ड एसेट्स था 2,40,000, वो 3 लाख हो गया, मतलब फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गया, तो मैंने इस तरफ लिख दिया बाय फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 120%, स्टॉक भी बढ़ गया 20,000 से, तो बाई स्टॉक लिख दिया था 20,000। तो अल्टीमेटली मेरा पूरा प्रॉफिट है, और भी कोई एलिमेंट है नहीं इधर रिवैल्यूएशन का, तो ये दो एलिमेंट है लिखने के बाद। दिस इज द 80,000 विच इज़ प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट मैंने अभी भी बताया था कि रिवैल्यूएशन से जनरेट होते हुए कोई भी प्रॉफिट को हम लोग तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम लोग देखेंगे नहीं कौन क्या रिटायर करे क्या नहीं कर रहे, इधर तीनों पार्टनर था, तीनों पार्टनर में जस्ट डिफरेंशिएट करो विद द एडमिशन। एडमिशन में हम लोग दोनों पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते थे, नया पार्टनर का कोई इधर हिसाब नहीं जोड़ते थे हम लोग, बट इधर तीनों पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर था उन लोग के बीच हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन सा रेशियो में, इधर रेशियो दिया हुआ है 2:1:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इधर। उसके बाद हमने सीधा कैपिटल अकाउंट में चला गया। कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, तीनों का ही बैलेंस होगा इधर, क्योंकि तीनों ही एग्जिस्टिंग पार्टनर था। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया था उसको मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। और बैलेंस शीट में मैंने अभी भी बताया था कि PL अकाउंट है, बैलेंस शीट में लॉस कितना रुपया था, 20,000 था, उसको हम भी हमने 2:1, मैंने अभी बताया था कि बैलेंस शीट में कोई भी
रिजर्व्स या कोई भी प्रॉफिट रहेगा, कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस रहेगा या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रहेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा अमंग ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो 2:1:1 वॉज द एग्जिस्टिंग रेशियो, तो उसी रेशियो में मैंने तीनों में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद ऑल इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन में हम आएंगे दिखाने के लिए कि कैसे क्या होता है। दैट इज़, देखो नीचे मैंने करके रखा है, दैट इज़ गुडविल ट्रीटमेंट। दैट इज़ गुडविल ट्रीटमेंट, मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट। गुडविल के लिए इधर वैल्यूएशन दिया हुआ नहीं है, बट हम लोग एडमिशन के टाइम ऐसे वैल्यूएशंस किया हुआ है। इधर गुडविल के बारे में बोल दिया, आई होप सब कोई कॉपी कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब रिटायरमेंट जिस साल, उसी साल से पीछे जाके 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकालते हुए उसका इंटू 2 करना पड़ेगा। देखो मैंने लिखा है गुडविल इज इक्वल टू 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। तो 2 इंटू 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट क्या क्या है देखिए, इधर दिया हुआ है 13-14 और 14-15 दोनों साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना? 13-14 का 1 लाख और 14-15 का 1,30,000। बट और नहीं दिया हुआ है, 3 साल का प्रॉफिट बोला, मतलब हम लोगों को करंट ईयर का प्रॉफिट लेना पड़ेगा। दैट इज 15-16 का जो बैलेंस शीट दिया हुआ है, देखिए बैलेंस शीट 15-16 का दिया हुआ है, उसी में हम लोग का प्रॉफिट नहीं है बट लॉस था। कितना रुपये का? 20,000 का। तो लॉस हमने लेस कर दिया। अगर प्रॉफिट होता तो ऐड करता, लॉस होने से लेस करना पड़ेगा। तो दोनों साल का प्रॉफिट है 13-14, 14-15 और 15-16 का लॉस है, तो उस लॉस को लेस कर दिया। तो लेस करने के बाद डिवाइड बाय 3 किया तो आया आपका 70,000। 70,000 इंटू 2 किया तो 1,40,000 आ गया। तो पहले हमने क्या किया, तीनों साल का एवरेज प्रॉफिट निकाले। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ फाइंडिंग आउट द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। लास्ट 3 years में लास्ट ईयर लॉस था क्योंकि बैलेंस शीट में दिख रहा है लॉस, और उसके आगे वाला साल में और आगे वाला साल में हम लोग का प्रॉफिट था। तो दोनों प्रॉफिट को ऐड किया, लॉस को लेस करते हुए एवरेज निकाल लिया, इंटू 2 कर दिया क्योंकि 2 years एवरेज प्रॉफिट बोल दिया, तो 2 years परचेज बोल दिया। तो 2 इंटू दिस करने से आ गया 1,40,000। अब ये 1,40,000 टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। मैंने क्या बताया था गुडविल ट्रीटमेंट का जब ये हमने लेक्चर दिया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द कनिका शेयर ऑफ गुडविल, मतलब जो रिटायर कर रहे हैं। नाउ कनिका शेयर ऑफ गुडविल, जो भी पार्टनर रिटायर कर रहे हैं उसका शेयर निकालना पड़ेगा आउट ऑफ द टोटल गुडविल। कितना होगा? 1,40,000 इंटू 2/4, 2:1:1 इज द रेशियो। हमने देखा था क्या रेशियो था, इधर लिख के रखते हैं 2:1:1। तो मतलब 2/4 इज द कनिका शेयर, 2/4 होगा कनिका शेयर। तो 2/4 इंटू 1,40,000 दैट कम्स टू 70,000। ये 70,000 हो गया कनिका शेयर ऑफ गुडविल। मतलब कनिका को 70,000 रुपया, 70,000 उसको मिलना चाहिए। सिंस इज रिटायरिंग फ्रॉम द बिजनेस, गुडविल का शेयर के तौर पे उसको 70,000 मिलना चाहिए। और ये कौन देगा? उसको बाकी दोनों पार्टनर देगा। बाकी दोनों मतलब कौन? दिशा और कबीर देगा। कौन सा रेशियो में? इधर हम लोग को 2 चीज़ देखना सोचना पड़ेगा, एक आइदर इन द गेनिंग रेशियो और इन द ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का सवाल कब उठता है? जब आफ्टर रिटायरमेंट कोई नया रेशियो के बारे में उल्लेख है। तो इधर रिटायरमेंट होने के बाद कोई नया रेशियो के बारे में बोला नहीं गया, तो रिटायरमेंट होने के बाद किसको कौन रिटायर कर रहे हैं? ये वाला पार्टनर रिटायर कर रहे हैं। ये रिटायर करने के बाद तो रेशियो क्या बनता है? 1:1 बनता है। देखिए ये अगर निकल जाएगा, कनिका निकल जा रहा है मतलब इसका शेयर भी निकल जा रहा है, तो रेशियो क्या रह गया? 1:1। तो 1:1 में मैंने इस 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब ये 1:1 इक्वल रेशियो पे दिशा और कबीर कनिका का गुडविल शेयर करेंगे, कनिका को गुडविल दे देंगे। देखिए तो दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिकाज कैपिटल अकाउंट। तो इसका इफेक्ट हम लोग को कैपिटल अकाउंट में देना पड़ेगा। ध्यान से देख लीजिए वर्किंग मैंने कैसे किया, वेरी क्रूशियल वर्किंग फॉर द रिटायरमेंट। और दिस इज द ओनली वर्किंग इन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में गुडविल का सिर्फ एक ही मात्र इफेक्ट होगा, ये एंट्री। ये जो मैंने एंट्री किया, इसी एंट्री को हम लोग बार बार देखेंगे, बट कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे ओल्ड रेशियो, कहीं ना कहीं कोई सामने हम लोग को गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। वो जब हम लोग करेंगे तब हम लोग देखेंगे। फिलहाल इस रेशियो में कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करने के बाद मतलब ये दोनों का कैपिटल डेबिट हुआ, कनिका का कैपिटल क्रेडिट हुआ। तो देखिए कनिका का क्रेडिट से लिखा गया, हम लोग देखिए बाय दिशा एंड कबीर बोल के कनिका का क्रेडिट में लिखा, और टू कनिका बोल के दिशा और कबीर का डेबिट में लिख दिया। लिखने के बाद हमने क्या किया, देखो कनिका का अकाउंट में 2 कनिकाज लोन बोल के लिख दिया 3 लाख, क्योंकि अभी हमने सामने देखा कि कनिका का जो ड्यू होगा वो लोन में रेज किया जाएगा और बाकी दोनों का जो पार्टनर होगा उन लोग का कैपिटल बैलेंसेस हो जाएगा। एंड देयर आफ्टर विल गोइंग टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। देखिए साथ ही साथ बैलेंस शीट किया हुआ है, देख लीजिए एक बार। बैलेंस शीट में मैंने दोनों का ही कैपिटल अकाउंट लिखा, क्योंकि तीसरा जन तो रिटायर कर चुका है, उसका नाम पे लोन रेज हुआ, तो उसका नाम पे लोन को हम लोग लाइबिलिटी साइड में दिखा दिया कि जब तक लोन क्लियर नहीं हुआ तब तक इसको लाइबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा। जब बिजनेस इसका लोन पे कर देगा तो अब ये राइट ऑफ हो जाएगा। फिलहाल ये लोन को लाइबिलिटी तौर पर दिखाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स जैसे था, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जैसे था, बाकी जैसे हम लोग रिवैल्यूड फिगर लिखेंगे
जो घटा जो बढ़ा उसको वैसे एडजस्ट करने के बाद हम लोग इसको बना देंगे. So this is all about the retirement first sum, all important sum as well as the treatment of goodwill जो हमने देखा. बेसिक ट्रीटमेंट हम लोग गुडविल का जो रिटायरमेंट में हम लोग बार बार देखेंगे. उसके बाद चलते हैं हम लोग अगला सम में. वेल आवर नेक्स्ट सम नंबर 32. देखिए इधर एक्स वाई जेड दोनों पार्टनर था, तीनों पार्टनर का रेशियो था इन द कैपिटल रेशियो, मतलब 3:2:1. जो लोग का कैपिटल था उस कैपिटल रेशियो में इन लोग का ओल्ड रेशियो था. मतलब देखिए इन लोग का कैपिटल था 45,000, 30,000 एंड 15,000. तो रेशियो अगर करेंगे हम लोग कैसे होगा 3:2:1. ठीक है ना. तो एक्स वाई जेड का रेशियो था 3:2:1. उसके बाद वाई रिटायर कर रहा है, इधर मिडिल वाला पार्टनर रिटायर कर रहा है और उस रिटायरमेंट के चलते जो भी इन्फॉर्मेशन सब दिया हुआ है इधर देने के बाद हम लोग देखेंगे कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 21,600. वाई शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्टेड इन एक्स एंड जेड हु विल शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 3:1. देखिए इधर रेशियो क्या था, हमने अगर छोटा करके इधर लिखेंगे तो 3:2:1 था रेशियो. इस कैपिटल के बेसिस पे हम लोग को रेशियो करना पड़ेगा. बट आफ्टर रिटायरमेंट देखिए इधर दिया हुआ है साफ साफ कि वाई शेयर ऑफ गुडविल टू बी एडजस्टेड टू एक्स एंड जेड. यही हम लोग सीखा अभी कि जो रिटायर करे उसका गुडविल कौन कौन बियर करेगा, बाकी लोग बियर करेगा. बट कौन सा रेशियो में, आइदर ओल्ड रेशियो में या इन द गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो कब होगा, जब नया रेशियो दिया रहेगा आफ्टर रिटायरमेंट. देखिए इधर नया रेशियो दिया हुआ है, फ्यूचर रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड दिया हुआ है 3:1. मतलब फ्यूचर में ये दोनों रहेगा बिजनेस में और वो लोग का रेशियो दिया हुआ है 3:1. तो दिस इज ऑल अबाउट द सम. हम लोग सम का सॉल्यूशन देखेंगे. ध्यान से एक बार सम को देख लीजिए, उसके बाद विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इधर रिवैल्यूएशन वाला पार्ट. रिवैल्यूएशन में पहला पॉइंट में बोला गया है आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू पीएल अकाउंट ₹1,500 टू बी क्रेडिटेड फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस इज एन एसेट वर्ड है, कैरी फॉरवर्ड करने बोल रहे प्रीपेड को, मतलब एसेट है. तो बाई साइड में लिख दिया बाई प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500 लिख दिया. इधर प्रीपेड इंश्योरेंस एन एसेट इसलिए बाई साइड में लिख दिया. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑफ डेटर्स. देखिए प्रोविजन है ऑलरेडी बैलेंस शीट में ₹200. बोला गया कि डेटर्स के ऊपर 5% करना है. तो डेटर्स 10,000 है, उसका 5% कितना होगा 500. डेटर्स 10,000 है, उसका 5% बोला गया कि प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड एट 5%. तो 10,000 का 5% कितना होगा 500, जबकि प्रोविजन है 200. तो और बढ़ाना पड़ेगा प्रोविजन को कितना रुपया से 300. तो प्रोविजन बढ़ रहा है, मतलब इस तरफ आएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट. समझ में आया. 10,000 इज द डेटर्स. 10,000 डेटर्स में से 5% प्रोविजन रखने के लिए बोला है. तो 5% ऑन 10,000 कम्स टू 500, जबकि प्रोविजन ऑलरेडी है ₹200. तो और कितना बढ़ाना पड़ेगा प्रोविजन 300. तो मैंने इधर लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20%. तो इस तरफ लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग 20% से अप्रिशिएट किया जा रहा है, एसेट बढ़ है. उसके बाद बोला गया है कि प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल्स, मतलब एक लाइबिलिटी बढ़ रहा है. तो इस तरफ लिख दिया प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल 4,000. ये करने के बाद अल्टीमेटली प्रॉफिट आया 7,200. दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो. मैंने अभी बताया था रेशियो इधर लिख के रखते हैं 3:2:1. ये है ओल्ड रेशियो. ये रेशियो था ओल्ड रेशियो, मैंने लिख के रखा. ये कैसे फॉर्म किया, कैपिटल अकाउंट को देखिए, कैपिटल अकाउंट का रेशियो करने से यही आएगा. काटाकुटी करके देखिए 3:2:1 ये आएगा. उसके बाद अल्टीमेटली हम लोग रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट देखने के बाद इस प्रॉफिट को हम लोग इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. देखिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरफ बाय रिवैल्यूएशन बोल के. कैपिटल बैलेंसेज जैसे हमने पुट किया, जैसे हम लोग लास्ट सम में पुट किया था वैसे कैपिटल बैलेंसेज को पुट करते गया. एंड उसके बाद ये सम में ऑल इंपॉर्टेंट जो देखिए बैलेंस शीट में कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ही नहीं. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी नहीं है. तो इधर देखिए कोई भी रिजर्व्स या पीएल कुछ नहीं लिखा मैंने. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लेट बी मूव ऑन टू द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सम. ध्यान से देखिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड गेनिंग रेशियो. इधर गेनिंग रेशियो का कंसेप्ट आएगा क्योंकि देखिए मैंने लिखा है इधर एक्स वाई जेड. ओल्ड रेशियो क्या था 3/6, 2/6, 1/6. ये ओल्ड रेशियो है. जबकि एक्स और जेड में नया रेशियो दिया हुआ है 3:1, दैट इज 3/4 एंड 1/4, दैट इज न्यू रेशियो दिया हुआ. तो ये है ओल्ड रेशियो, ये है न्यू रेशियो. मैंने अभी बताया था कि अगर ये न्यू रेशियो नहीं होता तो ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते. कौन रिटायर कर रहा है, वाई रिटायर कर रहा है.
बट द थिंग इज़ दैट कि आफ्टर वाइज डिटरमिनेंट रेशियो में चेंज हो रहा है और नया रेशियो दिया हुआ है। तो इधर देखना पड़ेगा गेनिंग रेशियो क्या हो रहा है एक्स के लिए। देखिए गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने दिखाया था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो एक्स का क्या था 3/4 माइनस ओल्ड रेशियो क्या था एक्स का 3/6। तो 3/4 माइनस 3/6 कम्स टू 3/12। वैसे जेड का क्या होगा, न्यू रेशियो 1/4 माइनस ओल्ड रेशियो क्या था 1/6। तो 1/6 कर दिया तो आ गया 1/12। तो 3:1 आ गया आपका गेनिंग रेशियो। अब इस गेनिंग रेशियो में हम लोग को गुडविल का जो अमाउंट आएगा, जो वाई का शेयर आएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वाई का शेयर कितना आएगा, तो मैंने लिख के रख दिया, वाई शेयर ऑफ गुडविल विल बी 2/6। वाई कितना शेयर के लिए बिजनेस में था, 2/6 शेयर के लिए बिजनेस में था। देखिए 2/6, तो 2/6 ऑफ कितना रुपया है गुडविल का 21,600। 2/6 ऑफ 21,600, 21,600 इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। सम में दिया हुआ है, लास्ट सम में हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ा था, याद करो, एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 ईयर्स परचेज करके। बट ये सम में टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल दिया हुआ है 21,600, उसका 2/6 करने से आपका आ जाएगा 7,200 विच विल बी द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ वाई। तो इस 7,200 को 3:1 में लिखना पड़ेगा हम लोगों को। कैसे लिखेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई को मिलेगा 7,200, हमने अभी अभी निकाला, क्योंकि उसका शेयर ऑफ गुडविल है इतना, और यही अमाउंट कौन कौन देगा, एक्स और जेड देगा। इस सम में गेनिंग रेशियो में देगा 3:1 में देगा। अगर ये गेनिंग रेशियो का नहीं होता, इधर नया रेशियो नहीं दिया होता, तो कौन सा रेशियो में होता, 3:1 ही होता, क्योंकि देखिए 3 और 1 ही होता। ये इसको निकाल दीजिए तो 3:1 ही रहता। तो बाय द वे इधर कोइंसिडेंस है, 3:1 में आया, तो 3:1 में एक्स और जेड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपना गुडविल को देंगे वाई को। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और गेनिंग रेशियो ऐसे कैलकुलेट होगा जब नया रेशियो दिया हो रहेगा। लास्ट सम में देयर वाज नो मेंशन ऑफ न्यू रेशियो, दैट्स वाई ओल्ड रेशियो में मैंने इस गुडविल को ट्रीट कर दिया था। ये सम में न्यू रेशियो के बारे में बोल दिया गया, इसीलिए गेनिंग रेशियो निकालते हुए हमने इस पार्ट को करते गया। तो अल्टीमेटली क्या आया, अल्टीमेटली हम लोग देख लिया कि इसका इफेक्ट दे दिया। जेड्स कैप देखिए, वाइज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ और एक्स और जेड डेबिट हुआ। तो वाई का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट लिख दिया बाई एक्स एंड जेड 7,200, और 2 एक वाइज कैपिटल बोल के एक्स में इतना, जेड में इतना, जिस रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया था अभी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका क्रेडिट में बैठेगा, जो पार्टनर रह जा रहा है उसका डेबिट में बैठेगा। उसके बाद अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 2 लोन अकाउंट बोल के एक्स का लोन आएगा और बाद बाकी दोनों का जो आएगा वो 2 बैलेंस CD हो जाएगा। ये थोड़ा सा नीचे लिखते हुए हम लोग को इधर लिखना पड़ेगा 2 बैलेंस CD बोल के, इधर फिगर लिखना, इधर ये फिगर थोड़ा नीचे आएगा, हमने एक ही साथ लिख दिया। तो लोन सिर्फ एक ही जन का आएगा, लोन सिर्फ एक ही जन का आएगा, इसका ये लोन होगा और बाकी दोनों का कैपिटल बैलेंसेज होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि वाई रिटायर कर रहे हैं तो 2 वाइज लोन बोल के इसको थोड़ा इधर लिखना होगा और 2 बैलेंस CD करके ये दोनों को नीचे लेके आना पड़ेगा, एक्स का बैलेंस और जेड का बैलेंस, बाकी 2 वाइज लोन बोल के इधर रहेगा। समझ में आया मेरा बात, हमने जो बताया इधर सेम लाइन पे लिख दिया मैंने। सेम लाइन पे नहीं होगा, एक्स का और जेड का जो बैलेंस है वो नीचे आएगा, थोड़ा 2 बैलेंस CD बोल के लिखना पड़ेगा, और वाई का जो अमाउंट है वो सही है 2 वाइज लोन बोल के इधर लिखना पड़ेगा, और जैसे बैलेंस शीट में दिखाता है वैसे दिखाना पड़ेगा। सो ये इसका बैलेंस शीट मैंने नहीं दिखाया, इसका बैलेंस शीट आप लोग आराम से कर सकते हो घर में। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थिंग। आई होप समझ में आया सबको ये पार्ट, ये गुडविल वाला कंडीशन। और नेक्स्ट सम नंबर 40, देखिए सम नंबर 40, जिसमें ढेर सारा चीज़ दिया हुआ है, हम लोग को देखना पड़ेगा कैसे कैसे क्या होगा। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, गुडविल भी ऑलरेडी दिया हुआ है बैलेंस शीट में, और साथ ही साथ गुडविल एक नीचे एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन का भी कुछ एलिमेंट दिया हुआ है। तो ये सब को देखते हुए हम लोग ये सम को आगे बढ़ेंगे। तो चलो एक बार चलते दिखाने के लिए कि कैसे कैसे क्या होता है। इसका पहले हम लोग दिखाएंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सम नंबर 20 का रिवैल्यूएशन पार्ट देखिए। रिवैल्यूएशन पार्ट में मैंने क्या दिखाया, रिवैल्यूएशन में हमने इधर जो जो बोला गया वो सब चीज़ रिवैल्यूएशन में हमने दिखाया।
रिवोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट में बोला है वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, तो पेटेंट को रिड्यूस किया गया है, बोल दिया इधर कितना परसेंट से, और मशीनरी 290%, मतलब रिड्यूस बाय 20% और 290% मतलब पेटेंट्स 20% से घटा और मशीनरी 10% से घटा। देखिए लाइन पड़ी है वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, मतलब 20% से पेटेंट घटा तो उतना लिख दिया, और मशीनरी 290% मतलब मशीनरी 10% घटा तो मशीनरी का 10% मैंने इधर लिख दिया। उसके बाद provision for doubtful is to be created at 6% on debtors, again the same thing, 40,000 डेटर्स है उसका 6% करने से आएगा 2,400, बट ऑलरेडी प्रोविजन है 2,000 तो और 400 का प्रोविजन बढ़ाना होगा तो 400। आई रिपीट 6% प्रोविजन करना है तो 40,000 के ऊपर 6% कम्स टू 2400, जबकि प्रोविजन ऑलरेडी है 2,000 तो और 400 का प्रोविजन बढ़ाना पड़ेगा तो 2 पीवीडी बढ़ाना पड़ेगा, इस तरह लिखना पड़ेगा। एक्स टू को द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, देखिए इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है 15,000 बट मार्केट वैल्यू है 17,600, मतलब इंक्रीज वैल्यू पे एक्स जेड टू कवर करे इन्वेस्टमेंट को, मतलब पहले हम लोगों को इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा कितना रुपया से 2,600 से, क्योंकि बुक में वैल्यू है 15,000 15,000, जबकि ये मार्केट वैल्यू में लिया जा रहा है 17,600 में टेक ओवर कर रहे हैं जेड, तो इधर 2,600 का बर्ड है तो इन्वेस्टमेंट में ये लिखना पड़ेगा मेरे को 2,600। अगर ये 15,000 में लिया जाता, बुक वैल्यू में लिया जाता, अगर जेड इसको बुक वैल्यू में लेते तो इधर कुछ नहीं होता, बट सिंस इट इज बीन टेकन ओवर एट मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, इसलिए हमको बढ़ाना पड़ा। उसके बाद क्रेडिटर्स के बारे में बोल दिया कि ये क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी पेड, मतलब क्रेडिटर्स घट रहे तो इस तरह लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक प्रॉफिट या लॉस आ गया, देखिए लॉस आया, इधर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम सीधा बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आते हैं। कैपिटल अकाउंट में देखिए एक एक करके ध्यान से देखिए, कैपिटल अकाउंट में बहुत लंबा लोचा है। पहले कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल बैलेंसेस को, उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बारे में सब में एक पॉइंट दिया हुआ है कि इट विल बी 750, मतलब 750 को क्रिएट करना है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 12,000 इन द बैलेंस शीट, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 12,000 है, जबकि इसको बोला गया कि 750 रखना है, तो बाद बाकी जो बैलेंस रह जाता है 11,250 उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसका कोई काम नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा तीनों में। दैट इज इट इज अनयूज्ड रिजर्व्स, यू कैन से अनयूज्ड रिजर्व्स हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स। मैंने अभी डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट में कोई भी अनयूज्ड रिजर्व रहेगा तो उसको तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा। उसके बाद उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में भी इधर कुछ नहीं बोला गया तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तब मेंटेन होता है जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है। यदि इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिजनेस में टेकन ओवर हो गया ऑलरेडी, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा अनयूज्ड। और एक चीज़ है इधर देखिए, गुडविल के बारे में एक चीज़ दिया हुआ है, गुडविल बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो हमने एडमिशन के टाइम में भी देखा था कि अगर कोई भी बैलेंस शीट में गुडविल एग्जिस्ट करता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा तीनों पार्टनर में XYZ में। एडमिशन के टाइम में हम लोग दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इधर तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंस दिस गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। उसके बाद गुडविल ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन दिया हुआ है 34,800, एक बार देखते हैं। देखिए गुडविल के वैल्यूएशन की मैंने किया कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जेड शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकाला 5,800 टू बी शेयर बाय XYZ। 5,800 कैसे आया, मैंने इधर करके लग दिया, देखिए 1/6 शेयर था, ये लोग 3:2:1 था शेयर XYZ का, तो कौन रिटर्न कर रहा है इधर, जेड रिटर्न करता है, जेड का शेयर कितना बनता है 1/6 तो 34,800 दैट कम्स टू 5,800 टू बी शेयर मीन X एंड Y। देखो एक्चुअली फॉर्म अगर रेशियो ये है 3:2:1, अगर ये 1 पार्ट जा रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, ये बिजनेस से जा रहा है, तो बाकी दोनों का रेशियो क्या रह जाएगा। अगर कोई रेशियो नहीं दिया हुआ नया रेशियो तो इसी को ही लेना पड़ेगा एज द एग्जिस्टिंग रेशियो, मतलब जब X और Y जो रह जाएगा बिजनेस में वो लोग इस रेशियो में शेयर करेंगे। तो देखिए X एंड Y इन 3:2 एज नो लिखा मैंने एज नो न्यू रेशियो इज गिवन, सो ओल्ड रेशियो विल बी इट विल इन ओल्ड रेशियो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूट, तो ओल्ड रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंट्री सेम ही रहा, जेड्स कैपिटल एंट्री सेम ही रहा, सॉरी ये एंट्री मैंने उल्टा कर दिया, ये होगा ऐसे XZ एंट्री सेम ही रहा, X कैपिटल डेबिट Y कैपिटल डेबिट टू Z's कैपिटल। गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। देखो मैंने इसका भी कर दिया, करके दिखा दिया, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, बताया था, अभी ये करके दिखा दिया मैंने कि गुडविल अगर बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो चलो एक बार चलते कैपिटल अकाउंट देख। कैपिटल अकाउंट मैंने क्या किया, ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, गुडविल देखो गुडविल का लिख दिया, इधर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो बैलेंस शीट में गुडविल था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
इन्वेस्टमेंट को देखो लिख दिया टू इन्वेस्टमेंट बोल के 17,600 जो एजेड ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो बैलेंस शीट में है उसको भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, टाइप ऑफ लॉस है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रीवैल्यूएशन का जो लॉस आया था उसको भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को। उसके बाद बोला गया है कि इधर पूरी जो जेड का अमाउंट है वो पूरा लोन नहीं हो रहा है, इतना दिया जा रहा है 5067 दे दिया जा रहा है उसको, और बाद बाकी 50% बैंक ड्राफ्ट हो रहा है और बाद बाकी 50% का लोन हो रहा है। तो देखिए 5067 देने के बाद जितना बचेगा उसका 50% का बैंक ड्राफ्ट हो रहा है और बाकी 50% का जेड लोन हो रहा है। मतलब ये लोन और बैंक ड्राफ्ट दोनों ही बैलेंस शीट में आ गया, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट 3 महीना बाद दिया जाएगा, तो फिलहाल अभी के लिए ये लाइबिलिटी हो गया, तो ये बैंक ड्राफ्ट को भी बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा और जेड्स लोन को भी बाद बाकी वैसे जैसे बाद बाकी चीज़ बैलेंस होता है वैसे बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए बैलेंस शीट में भी मैंने वैसे तो देखिए मैंने जैसे बैलेंस शीट में बात की इसमें से ये लेस कर दिया। अब आराम से आप लोग देखिए घर में बैठ के आराम से बार बार वीडियो चलाते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे को कॉल कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बट फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्लैरिफिकेशन का ज़रूरत है अगेन एंड अगेन कॉल मी अप, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़। इफ़ यू वांट टू कॉल मी इफ़ यू नीड एनी अदर क्लैरिफिकेशंस। देखो मैंने लोन को भी इधर दिखाया, बैंक ड्राफ्ट को भी इधर दिखाया, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट अभी नहीं दिया गया है, 3 महीने बाद दिया जाएगा, इसलिए अभी ये लाइबिलिटी है। बैंक में से मैंने उतना पोर्शन लेस किया जितना हम लोग इमीडिएटली पे कर दिया रिटायरिंग पार्टनर को। तो दिस इज अवर न्यू टाइप ऑफ सम, जहाँ पर हम लोग देखें कि ऐसे चीज़। कैपिटल अकाउंट को भी देखिए जैसे मैंने बनाया, द वे आई हैव प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट, यू नीड टू प्रिपेयर इन द सेम मैनर। कोई कन्फ्यूजन का बात नहीं। जो 3 सम हम लोग किया, तीनों सम को गौर कीजिएगा, तीनों सम को देखने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, 1 दिन 2 दिन टाइम दीजिए, उसके बाद आई विल बी गिविंग यू फ्यू सम्स फॉर योर होमवर्क। सो बिफोर दैट, होमवर्क के पहले आप लोग का जो काम है, सबसे बड़ा होमवर्क होगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हो सकता है ये सम को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार खुद से भी कर लीजिए, तो you'll get to know, you'll get the concrete structure of this retirement, and then the thing will be easier for you. तो तब तक के लिए have a good day, stay at your own place, stay at your home with your family, and have a good day. Goodbye.